ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल आपके दर्शकों को भी सत श्रीकाल, नमस्कार, वड़कम और गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्रीकाल जी। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट यानी कि गदूद जो है वो उसको पंजाबी में गदूद बोलते हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम है ये काफी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि तो उसकी एक तरह से लाइफ पूरी की पूरी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं जो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ भी है। अब पेशाब करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि इंसान का जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए कि प्रोस्टेट है क्या चीज? आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अप फ्रंट हैं और इनको अप फ्रंट ही मैं आंसर करूंगा। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है और वो ये जो आपकी पेशाब की नली है, मेल्स में प्रोस्टेट बोलते हैं, फीमेल्स में स्किनी ग्लैंड्स कहते हैं। एनाटॉमिकल लोकेशन वही है। और आपको पहले जब प्रोस्टेट का बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पंजाबी में कहें तो पहले बूटा तक, अब बूटा तक जो यूरिन है पहले पेड़ तक जाती थी, अब जूते तक जाती है। पहले बूटा तक, अब बूटा तक। तो ये धीरे धीरे यूरिन की धार कम होती जाती है और आजकल तो 40 साल के ऊपर ये प्रॉब्लम अमूमन लोगों में रहने लगा है। और वो क्या करती है, पेशाब की नली के ऊपर होती है और वो जब बढ़ जाती है तो पेशाब की नली को जकड़ लेती है, इसलिए पेशाब बाहर नहीं निकल पाता है या रुक रुक के निकलता है या देर से निकलता है। तो ये फीलिंग मतलब होती है कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ पूरा, और पूरा का पूरा ध्यान इंसान वहीं केंद्रित कर देता है कि अब पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन करने में प्रॉब्लम होगा, कहीं जा रहे हैं तो ये बात घूमती रहती है दिमाग में। और 40 साल की जो उम्र है, 45 साल की, ये नॉर्मली किसी इंसान की जिंदगी में उसके लाइफ के पीक पे आने का प्रॉब्लम का एज है। उस एज में ऐसे प्रॉब्लम हो जाना वो इंसान की प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। इसलिए इस बात का संज्ञान लेना बहुत ये जरूरी है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन और इसकी प्रीवियस जनरेशन तीनों उस समय तक ऑलमोस्ट होती हैं और जिंदा होती हैं और सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और हेल्थ वाइज हम इस स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं कि हम उसको डिलीवर कर पाए, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत से प्रॉब्लम्स उनके वैसे भी निजी जिंदगी में भी वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है उसमें। उसी के ऊपर आएंगे हम लोग कि क्या ऐसा हो जाता है कि प्रोस्टेट का ग्लैंड जो है वो बड़ा होने लगता है। क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है कि प्रोस्टेट का ग्लैंड बड़ा होने लगता है और उसमें यूरिन पास करने में, पेशाब पास करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा बदलाव होता है ना, उम्र की वजह से हो या अंदर कुछ बीमारी आ गई है,
अंदर क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो जाती है, रुकावट आने लगती है? देखिए, मैं एक डॉक्टर के साथ-साथ मैं कोशिश करता हूँ कि 100% इंसान के साइक में भी एंटर करके उसको ठीक करना, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा नहीं। इसलिए मेरी कोशिश होती है, देखिए आपका बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो सकता है, हुँ, आपका कुछ भी हो सकता है। सॉरी, फिजिकल एज आपका कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एज हमेशा यंग होना चाहिए, हुँ, बिल्कुल। तन और मन दोनों से। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, आदमी का डेवलपमेंट रुक जाता। फिर वो ये सोचने लगता है कि अब तो इतनी उम्र हो, मतलब अब धीरे-धीरे इंसान इस स्थिति में पहुँचने लगता है कि अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया, और आप बार-बार ये बात बोलते रहेंगे, तो सबकॉन्शियस को आप फीड कर रहे हैं। व्हिच मीन्स यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस कि अब बहुत हुआ। इसीलिए पंजाबी में कहते हैं शुभ-शुभ बोलो। हुँ, बिल्कुल। तो बात ये है कि जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कोई ज़रूरी स्ट्रॉन्ग का मतलब हेल्दी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब डोले-शोले बना के नहीं है। और हुँ, दूसरा ये है कि ये सोचने वाली बात ये है कि स्ट्रेंथ डॉलों में तो कभी नहीं होती है, यहाँ होती है। हुँ, और इसके लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों ठीक होना ज़रूरी है। जो भी आपकी पूजा पद्धति है, जो आप डिवाइन को याद करते हैं, जो आप डिवाइन से जुड़े हैं, वहाँ पर जुड़े रहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचें और फिजिकल हेल्थ ठीक रखें। हम जो अपने जो हम लोग जो आप मेरा इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारा इसका मेरा पर्पस आपके इंटरव्यू में आपको देने का, माफ़ करिएगा, मैं बहुत ब्लंटली आपको बोलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सोसाइटी हेल्दी रहे। हुँ, सोसाइटी बिल्कुल, मैं भी अगर हेल्दी है, और हम लोग भारत के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। भारत के लोग जैसे भी हैं, चाहे हो सकता है कोई रिश्ते से ना जुड़े हों, लेकिन इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके माध्यम से मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि सोसाइटी हेल्दी रहे। हुँ, तो इसलिए कई चीज़ें मैं ये बोलता हूँ, और ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे परिवर्तन, छोटे-छोटे प्रयास आप करके अपनी ज़िंदगी ठीक कर सकते हैं। और अगर ये आप कर लेते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलेगी। हमारा एम भी यही है, आपको याद होगा, और मैं आपके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये एम में मेरा भरपूर साथ भी दिया है। हम अगर एक पेशेंट कोई ठीक होता है, हम कोशिश करते हैं कि तुम 2 और ठीक करो। आप देखिए किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड का सप्लाई कम हो जाए, हुँ, तो वो थोड़ा-सा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो हुँ, चाहता है कि बढ़ के थोड़ा-सा और ब्लड ले ले। हुँ, अब चाहे वो थायराइड हो, आप देखिए कोई चीज़ की डेफिशिएंसी से, बेसिकली ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी जहाँ भी होगी, वो ऑर्गन थोड़ा-सा स्वेल करने का ट्राई करेगा कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो हम ज़्यादा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। तो प्रोस्टेट के साथ भी, प्रोस्टेट कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रोस्टेट हुँ, के साथ भी ऐसा ही होता है। अब वहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए? हुँ, हुँ, तो पूरा का पूरा पेल्विक फ्लोर को हमें मसल्स को टाइट करना पड़ेगा। एक तो हम इतना खाना खाने लगे हैं, हमारा पेट निकल जाता है, हुँ, और पेट निकल जाता है तो पेल्विक फ्लोर पे एडिशनल वेट का बर्डन पड़ता है और वो मसल्स लैक्स हो जाते हैं। आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, टाइट रहेगा तो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा रहती है, और अगर हुँ, एक्सरसाइज नहीं है तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। तो उसमें कैसे हम ये करें ताकि ब्लड सप्लाई हम बढ़ाएं? आप देखिए किसी भी चीज के लिए भारत की तरफ देखना पड़ेगा, भारत से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और भारतीय हुँ, तरीका मूत्र विसर्जन और शिटपॉट के लिए चेयर वाला सिस्टम नहीं है, इंडियन स्क्वाटिंग हुँ, सिस्टम है। और हुँ, इंडियन स्क्वाटिंग सिस्टम में जैसे जो जो पहले
ये घरों में लैट्रिन्स होते थे जिसमें बैठना पड़ता था नीचे, तो वैसे आप अगर बैठेंगे तो प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। अगर दिन में 2 बार भी बैठते हैं और अगर 5 बार, 4 या 5 बार आप यूरिन करते हैं, तो कम से कम 6-7 बार तो आप बैठ गए उस पोस्चर में। बिल्कुल। तो 6-7 बार जब आप बैठ गए तो आपने ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया। तो अगर मान लीजिए, ये किसी किसी की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आजकल ना वो नरसिम्हा राव जी ने जब से इकोनॉमी खोल दिया है भारत का, भारत में लोगों के पास पैसे आ गए, और पैसे आने के साथ साथ इस वैभव, आप याद करिएगा वो डेट 96 की बात है ये। 96 में जब इकोनॉमी खुली थी, उसके पहले का प्रोस्टेट का कैंसर का रेट्स देख लीजिए, बहुत कम है। उसके बाद के प्रोस्टेट का कैंसर का रेट्स देख लीजिए, बहुत बढ़ गया है। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि हम आराम पसंद लोग हो गए हैं। अब ये है कि यूरिन और पॉटी भी नहीं करना चाहते, अगर कोई और हमारे बदले कर दे तो हम मतलब खुश हैं उसमें। मतलब हम इतना हम मतलब लेजी हो गए हैं कि हमें लगता है कि हम दिन भर पड़े रहें, कुछ खाते रहें ताकि पेट मतलब फूलता रहे, और हम कुछ करें ना। मतलब अपना काम भी अगर वो करे तो उसको हम मेहनत मानते हैं। ये स्थिति हमारी हो गई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा हेल्थ भी ठीक रहे। ऐसे कैसे होगा? तो इसलिए तो ठीक है डॉक्टर साहब, अब जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लगती है कि गदूद के अंदर जो है वो सोजिश आने लगती है, प्रोस्टेट ग्रंथि सूजने लगती है, तो क्या क्या होने लगता है? उससे क्या होता है जिससे वो इंसान तंग हो, जब तक तंगी नहीं होगी शरीर को, जब तक कहीं पेन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक इंसान इलाज नहीं करवाता, ना दवाई लेता है, ना कुछ भी करवाता है। तो थोड़ा-सा ये बताइए कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है, तो फिर क्या-क्या होता है और उसके साइन क्या है कि इसको वाक़ई ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अब आप देखिए, पेशाब की नली जो है मेल्स में, है? वो मान लीजिए ये मेरी उंगली पेशाब की नली है। हुँ, इसके चारों तरफ ये जो व्हाइट कपड़ा रखा है मैंने, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। हुँ, अगर ये अगर ये बढ़ जाता है तो उस नली को प्रेस कर देता है। तो अच्छा। इसलिए पेशाब रुक रुक के आता है, या कम निकलता है, या ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए वो आप पहले 30 सेकेंड्स में कर लेते थे, अब डेढ़ दो डेढ़ 2 मिनट तक करना पड़ता है, और लगता है कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ, अभी भी यूरिन ब्लैडर में रह गया है। और जब रेसिडुअल यूरिन रह जाता है, वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। और सबसे पहले शुरू होता है ये एनलार्ज्ड प्रोस्टेट से। हुँ, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं उसको, बीपीएच। हुँ, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जब होता है 45 से 50 साल की उम्र में शुरू हो जाता है ये। जब आपको हुँ, एक्चुअली वर्चुअली ये फील होगा कि यूरिन आजकल यूरिन की धार कम, मतलब ये होती जा रही है। तो अगर पूरी तरह शुरू से शुरू करें, तो जैसे जैसे बॉडी में एसिड कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यूरिन की दूरी कम होती जाएगी। जो धार है वो बचपन दूर में कम दूरी पे जा गिरेगी। कम, बूटा से बूटा तक आ जाएगी। हुँ, तो आप देखिए, बचपन में एसिड कंटेंट कम होता है, बहुत कम। बच्चे रहते हैं, पूरा एक्सरसाइज ये होता रहता है, तो धार बिल्कुल दूर तक जाती है। जैसे जैसे हम शिथिल पड़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये स्थितियां और ये होती जाती है। जिन लोगों, जो यंग है, जिनका बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, जो एक्चुअली दवाइयां ले रहे हैं, और दवा की कंपनीज बोलती हैं कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए हैं, प्रोस्टेट बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। मेरा मशवरा हुँ, ये है कि आप बैठ के भारतीय तरीके से यूरिन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही
आपको लगेगा कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम धीरे-धीरे खत्म हो रही है और आपको लगेगा कि पूरा यूरिन भी खाली हो रहा है। आप देखेंगे, आप मैं हैट्स ऑफ टू आवर हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये चीजें एक आदत के तौर पे डाली हैं कि जिंदगी जीना कैसे है, जिन्होंने आयुर्वेद लिखा है, जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है, उन ये सारा कुछ नोन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस में आप एक्सपीरियंस करके देखने वाली बात है। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, ये एसिड कंटेंट जैसे जैसे ये बढ़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर जलन शुरू होगी, इसको हार्ट बर्न कहते हैं। जैसे ही आप नाश्ता करेंगे, यहाँ से हार्ट बर्न शुरू हो जाएगा और कब्ज ये शुरू होगी। ये पहली निशानी है एसिड बेस बैलेंस एसिडिटी की तरफ टिल्ट करने का, पहली निशानी है। जैसे ही एसिड कंटेंट बढ़ता जाएगा, बॉडी उस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंकती है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, किडनी में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया, प्रोस्टेट में फेंक दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये एसिड कंटेंट है। अगर आप एसिड ठीक से निकालते रहे, या जो अल्कलाइन वाटर पे हमने किया था अगर वो आप करते रहे, और पानी ज्यादा पीते रहे, रॉ फूड जो अल्कलाइन फूड होता है वो आप ज्यादा खाते रहे, और 4 ही तरीके हैं बॉडी से एसिड निकालने के, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, यही 4 तरीके हैं। अगर ये आपका ठीक है, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट इज अल्कलाइन ब्रीदिंग। पसीना आपका ठीक निकल, एसिड निकल रहा है, और यूरिनेशन और डिफेकेशन अगर ये ठीक है तो एसिड निकल रहा है। एसिड निकलता जाएगा तो आप वापस। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। और उस समय इमरजेंसी के तौर पे जाता है और यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है। वो टाइम लगता है उसमें, लेकिन वो हो जाएगा अगर आपने रेमेडियल मेजर्स आज नहीं लिए तो। जी। तो डॉक्टर पांडे, मेरा सवाल ये है कि एक इंसान को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, उसको कैथेटर डाल दिया जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो वो कैथेटर जो है वो आगे और बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ दिन तो वो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद अंदर यूरिन पाइप के अंदर इन्फेक्शन होने लगती है। तो एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए 4 प्रॉब्लम नई खड़ी करना, क्या ये सही रहेगा या इसका कुछ और भी हल है? इसका थोड़ा लंबा आंसर मैं दूंगा ताकि ना लोगों को समझ भी आए। आपका आंसर तो मैं 5 सेकंड में दे सकता हूँ, और ये सबको पता है कि कैरेक्टर नहीं डालना चाहिए, ये करना चाहिए। उपाय क्या है, नहीं डालेंगे तो उपाय क्या है, इसके लिए मैं आपको जरा लंबा आंसर दूंगा इसका। आप देखिए, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस ही आपको इस दुनिया में सजग और ठीक रखते हैं। अगर ये 5 सेंसेस में से एक भी सेंस काम नहीं कर रहा है तो आप ठीक नहीं रहेंगे। आप ठीक से गौर से देखिएगा, आपकी आंखें बाहर देखती हैं, बिल्कुल। आप अंदर देख सकते हैं क्या? नहीं। कान बाहर सुनते हैं, आप अंदर सुन सकते हैं क्या? नहीं। नाक बाहर सूंघती है, बाहर के स्मेल को अंदर सूंघ सकते हैं क्या? नहीं। स्किन बाहर की दुनिया को टच करती है, अंदर टच कर सकते हैं क्या? और टेस्ट, आप बाहर की चीजें करते हैं, अंदर टेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो विच मीन्स ये सभी चीजें, सभी आपके स्पेशल सेंसेस आउटवर्डली डायरेक्टेड है। मैसेज क्या है? आपको बनाया किसने है? उसने बनाया है, उस मालिक ने बनाया है आपको। तो मैसेज क्या दे रहा है वो? हमने अंदर सारा ठीक कर दिया है, अंदर देखने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से अपने आप को बचाओ और अपनी जिंदगी चलाओ। तो आप देखिए, अंदर से प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर में ब्रह्म बैठा हुआ है जो आपको कुछ होने नहीं देगा। बात यह है कि हमें ना उस ब्रह्म का एहसास है, ना हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि ब्रह्म हमारा ख्याल रखे। हम कुछ नहीं करते हैं ऐसा। अन्न को ब्रह्म माना गया है, हम अन्न का कितना निरादर करते हैं। इसलिए ये जो ग्रेटफुलनेस है, ये सभी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कमिंग बैक टू योर पर्टिनेंट क्वेश्चन, आप जब भी कुछ अंदर डालेंगे प्रॉब्लम तो होगा ही। आपके संज्ञान में आए या बहुत देर बाद आए संज्ञान में, लेकिन प्रॉब्लम तो होगा ही। इसका एक बहुत सिंपल सरल उपाय है, आप बैठ के यूरिन करना शुरू कर दें। आप देखें, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा जब वो प्रोस्टेट अपने आप श्रिंक कर जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी उसमें। अभी हम नीचे बैठ, कितने लोग जो इसको सुन रहे होंगे या सुनेंगे, वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं। यही प्रॉब्लम प्रोस्टेट का है, यही प्रॉब्लम ओवरी का है, यही प्रॉब्लम फाइब्रॉइड का है, यही प्रॉब्लम सभी चीजों का है। अगर हम ठीक से अपनी जिंदगी में भारतीयता ले आए, हर चीज में भारतीय परंपरा में नीचे बैठ के ही खाना खाना है। अगर आप नीचे बैठ पाते हैं तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और भी कई चीजें अवॉइड होती जाएंगी। लीवर का भी सर्कुलेशन बढ़ता है उससे। तो
ये था और ये उपाय है उसका। और अगर मान लीजिए फर्स्ट डे ना बैठ पाए, फिर भी प्रयास करना जरूरी है। धीरे धीरे आप कोई भी बैठ लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने बोला कि बैठ कर यूरिन पास करना शुरू कर दो, पेशाब करना शुरू कर दो, तो आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगेगी। चेयर अब पे बैठ के नहीं। इसके पीछे की भी साइंस थोड़ी बता दीजिए, क्योंकि पाँव पाँव के भार, पाँव जब हम लोग नीचे बैठ के हम जिस देसी इंडियन स्टाइल की जो टॉयलेट है उस तरह से बैठना है, तो थोड़ा इसके पीछे की साइंस भी बता दीजिए कि इससे क्या होता है। देखिए, योग भारत की निरंतरता रही है। योग है तो ही भारत है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं जरा विषयांतर होके, जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि भारत इतने साल, 1000 साल तक गुलाम रहने के बाद भी यहाँ पर भारतीयता अभी भी बिल्कुल बरकरार है। कैसे? ये योग की ताकत है। जब प्राचीन काल में, महाभारत युग में, यही योग की ताकत का एहसास दिलाया था कृष्ण ने अर्जुन को। वो कर्म योग था कि आप अपना कर्म करो। यही जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे तो गुरु नानक जी ने भक्ति योग से देश को जोड़ा, वो भी योग था। और योग के जो 8 नियम है, योग किसी धर्म को लैटरलाइज नहीं करता है। किसी धर्म के लिए योग नहीं है, बट योग से सारे धर्म है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 8 प्रकार हैं योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरण, ध्यान, समाधि। यम और नियम जैनों का ऋणी है। जैन वो 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे, ये करेंगे, मुंह पे कपड़ा बांध लेंगे। ये यम और नियम है उनके, जिससे जैनिज्म निकला है। और बुद्धिज्म धरण, ध्यान, समाधि से निकला है। और द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो बाकी बचे सनातनी और सिख सनातन के ही ऑफशूट हैं, तो अगर जो जो बाकी बच गए उनके लिए आप ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ये क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब का को आप एक्सपैंड करेंगे तो आप चारों वेद तक पहुंच जाएंगे। चारों वेद को कंसाइज करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुंच जाएंगे। वो चारों वेदों का कंसाइज्ड डॉक्यूमेंट है पंजाबी में, गुरु ग्रंथ साहिब। चारों वेद है उसमें। तो द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड क्या है? ऋग्वेद में कोई भगवान की पूजा नहीं, उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में क्या है? धीमहि, ध्यान लगाएं। ये पूजा करें, ये करें, बिल्कुल नहीं। धीमहि, ध्यान लगाएं। तो ध्यान से सनातन बना है। तो आप देखिए, ये योग की परंपरा रही है और योग में वो ताकत है कि आपकी बीमारियों को रिवर्स कर सकता है, चाहे वो प्रोस्टेट ही है। तो आप जब पॉस्चर कर रहे हैं तो आप योग कर रहे हैं। और योग में ऐसे कई आसन हैं, जैसे भद्रासन। भद्रासन का एक जरा इमेज दिखाएं। ये लोटस पोजीशन है, जिस ये पोजीशन में कमल खिलता है। कमल एक स्टॉक से खिलता है और यूं करके ये रहता है। आप अपने पैरों को ऐसे जोड़ के और एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। वो है भद्रासन। आप वैसे बैठ के देखें, आपके प्रोस्टेट को भी बहुत आराम मिलेगा। और नॉर्मली अगर स्पाइन सीधा रखते हैं तो आपके चक्र भी प्रवाहित होंगे। और एनर्जी अगर कहीं पे रुकी है तो वो भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। उर्वर्धगामी कहते हैं इसको। वो ऊपर की तरफ उठेगी। एक बीज आप जमीन पे डालते हैं तो वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, ऊपर आता है। उर्वर्धगामी, एनर्जी ऑलवेज मूव्स अप। तो अपने स्पाइन को
वो ऐसा कर ले तो वो प्रोस्टेट के थ्रू ही, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें, अगर चक्रों की माने तो जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, मूलाधार चक्र प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही मूलाधार चक्र है, वहीं से एनर्जी शुरू होती है। अगर आपने उस एनर्जी को वो कर लिया, और वो ब्लड सप्लाई से एनर्जी का संचार होता है, आपने अगर कर लिया तो चीजें ठीक चलेंगी। तो जो प्रोस्टेट की जिनको प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मतलब पेन होता है पेशाब करते वक्त, पेशाब रुक रुक के आता है, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आती है? और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, हो सकता है, नहीं भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिवियरिटी एंड डिग्री पे। दूसरा, ज्यादातर को होता ब्लड है, भी आ सकता है, ज्यादातर ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। और चौथी बात ये है कि नॉर्मली ये फैट लोग होते हैं, इनका पेट निकला होता है, और ब्लड सप्लाई जो है वो बाकी सब जगह में ज्यादा है, प्रोस्टेट में कम है। और ये पॉस्चर, खाना खा के हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम जमीन पे बैठ ही नहीं पाते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जो 30 साल की उम्र में भी ठीक से बैठ नहीं पाते हैं जमीन पे। तो मैं तो एक सिंपल उपाय बताता हूं लोगों को कि आप जो भी आपकी पूजा पद्धति है, आप ठीक से फॉलो करो, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। आप देखिए, अगर सिख रोज गुरुद्वारा जाते, वहां पर बैठते, तो गुरुद्वारे में आप चेयर पे तो नहीं बैठते हैं, आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा, खाली पैर ही जाना पड़ेगा, नीचे ही बैठना पड़ेगा। और जब आप नीचे बैठते तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। तो फल क्या मिला? गुरुद्वारे जाने का फल क्या मिला? आपका हेल्थ। वो आपको दिख क्यों नहीं रहा है? आपको अपना हेल्थ मिल गया, ये फल है जी। तो इसमें आपने बोला कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, पेशाब करने की प्रॉब्लम आ गई, कुछ पेन भी होती है कई लोगों को, और कई लोगों को रुकावट भी आ जाती है, पेशाब में रुकावट भी आ जाती है, पेशाब आता नहीं है, और अगर पेशाब शरीर में से नहीं निकलेगा तो वो किडनी भी खराब कर सकता है, और वो हाँ, वही रुकावट। कहीं पाँव में सूजन भी आ जाती है, बॉडी में सूजन भी आ जाती है। और मैं उसी रुकावट की बात कर रहा था, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं उसको। तो वो अपस्ट्रीम हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। ये तो खैर एक्सट्रीम केस में होता है, लेकिन एक्सट्रीम ना भी हो तो भी ये चीजें संभव है। धीरे धीरे होते होते किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो कई चीजें आप प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बात बताइए डॉक्टर पांडे कि पेशाब रुकना जो है वो एक बड़ी घातक चीज बताई जाती है कि पेशाब जो है अगर रुक जाए तो वो क्रिस्टल जो होते हैं उसमें वो क्रिस्टल जमने लगते हैं, तो क्रिस्टल जम के वो पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है, पथरी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप आपके डायनामिज्म में कमी आएगी, आपकी सोच पहले जितनी पैनी थी उतनी पैनी भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हेल्थ ठीक नहीं है तो एसिड बढ़ता जाता है। तो पथरी अगर किसी को होती है तो उसकी वजह, एक वजह हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट अगर बंदे को हुआ तो उसको पथरी भी हो सकती है, हो जाती है। आप देखें जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो आपको पॉस्चर बताया, वो एक कारण है प्रोस्टेट के बढ़ने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। अच्छा, आप अगर बार बार खाना खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हुआ तो इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डालना। वो कर नहीं पा रहा है। उसका दूसरा का काम क्या है? इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। वो चीजों को बड़ा करता है, पेट को भी करता है, प्रोस्टेट को भी बड़ा करता है। तो अगर आप कम खाते
और योगियों की तरह खाना खाते तो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। आप देखिए अल्टीमेटली आपको हमारी परंपराओं पे, भारत की परंपराओं पे आना पड़ेगा। आप चूंकि आपके पास वैभवशाली हैं आप, तो आप हर घंटे पे खाएंगे तो आपकी स्थिति फिर वैसे ही होगी और डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास वैभव जो भी हो, जो भी आप ये खाना अफोर्ड कर सकते हो, कम खाएं। और एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स से इंसुलिन का ये बार बार बढ़ता है और बहुत ज्यादा इंसुलिन आता है, उसको डाइजेस्ट करना है ना। तो आप अगर इंसुलिन को कम कर दें, अगर प्लांट फूड पे स्विच ओवर कर जाए और कम खाएं, तो प्रोस्टेट अगर श्रिंक है तो वापस भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है। डॉक्टर पांडे, लेकिन हाँ हम्म, ये जी, बताइए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सर्जरी करा लिया, लेकिन जिस चीज के चलते प्रोस्टेट बढ़ा है उसको हमने कभी ठीक नहीं किया, उस जड़ तक पहुंचे ही नहीं, तो उस जड़ उसके बाद तक, भी प्रॉब्लम्स ये हाँ उसके आएंगी। बाद भी प्रॉब्लम आएंगी। अभी एक बात बताइए कि एक बहुत सारे लोगों का ये धारणा है, मैंने एक दो डॉक्टर से भी बात की थी, कि जो लोग वासना के पुजारी हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है। क्या ये भी सच्चाई है? नहीं, नहीं, इससे कोई लेना नहीं, देना नहीं? नहीं, उससे लेना देना है कि आप अगर आप देखिए, आपकी जिंदगी है तो जिस चीज के लिए जो जो आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, आप अगर ठीक कर रहे हैं तो चीजें ठीक ठीक चलेंगी। और ऊपर वाले ने जो भी चीज दिया है उसको आप डेली बेसिस पे यूज करना जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो चीजें उसमें प्रॉब्लम होती जाएंगी। तो अगर आप जैसे नॉर्मली मतलब संभोग करना, मैं उसका ये इंग्लिश वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो अभद्र भाषा होगी और हमें सुनने वाले फैमिलीज में बैठ के सुनते हैं, इसलिए मैं कोशिश मेरी ये होगी कि हम भद्र भाषा का मतलब इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली जब आप इस स्थिति में जाते हैं और ये तो आपका एक्सरसाइज होता है, पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है वहां पे। तो ये तरीके हैं, ऊपर वाले ने ये तरीके बनाए हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि आप अपने धर्म ग्रंथों पे वापस आ जाए, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। हम हम जैसे भटकते हैं वहां से, हमें प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं और हमें दिखता नहीं, और कोई दिखाने वाला भी नहीं है। नॉर्मली आपने कितने डॉक्टर्स को सुना होगा ऐसी बात करते हुए। किसी को नहीं सुना, मैंने मैं नहीं किसी को। इसलिए मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आध्यात्म को हेल्थ से जोड़ूं, क्योंकि जब तक नहीं जुड़ेगा हम क्योर की तरफ नहीं जा पाएंगे। फिर हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, मैं भी कुछ इंटरव्यू दे दूंगा, लोगों को लगेगा नहीं सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम कैसे सोच पा रहे हैं? हो सकता है ये डिवाइन कनेक्शन हो, वी नेवर नो। डॉक्टर पांडे, एक चीज बताइए कि मैंने एक सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर बड़ा हो जाता है, तो हमने आपके बताए हुए पोस्चर भद्रासन, जिसमें युधिष्ठिर जी किसी वक्त जो वो बैठ के स्नान किया करते, जी, भद्रासन जो है, उसमें बैठकर अगर पेशाब करना शुरू कर देता है पेशेंट, तो क्या अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड वो ठीक होने लगता पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, पेल्विक मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, प्रोस्टेट को खींच लेते हैं और है? प्रोस्टेट पेल्विक, ग्लैंड श्रिंक। थोड़ा सा हमारे कई बहुत सारे दर्शक जो अंग्रेजी नहीं आती उनको, पेल्विक फ्लोर यानी कि नेवल धुन्नी, धुन्नी के नीचे, है ना? नहीं, नीचे नीचे। हाँ तो पेल्विक फ्लोर में ना मसल्स होते हैं हाँ ऐसे, इसके ऊपर प्रोस्टेट बैठा होता है। तो हाँ हाँ। पेल्विक फ्लोर अगर टाइट होगा तो प्रोस्टेट को भी खींचेगा, वहां का भी ब्लड सप्लाई ये बढ़ाएगा। तो पेल्विस के जितने एक्सरसाइजेस हैं प्रोस्टेट के लिए अच्छे हैं। नाभि के जितने नीचे जितने भी एक्सरसाइज होंगे
वो सारे प्रोस्टेट के लिए अच्छे होंगे। हाँ, तो आप अगर पेट कम करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप नाभि वाले एक्सरसाइजेस, लोअर एब्स वाले एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, तो प्रोस्टेट ठीक रहेगा, प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई ठीक रहेगी। और जहां भी ब्लड सप्लाई डेफिशिएंट है वहां पर बीमारियां हैं, ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर लीजिए, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो वो पेल्विक फ्लोर वाली एक्सरसाइजेज बहुत सारी ऐसी हैं कि जो सीधे लेट कर वो सिटअप्स लगाते हैं, जो लेट कर जो अपना माथा जो है वो अपने घुटनों से लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर घुटने लगाते फिर बिल्कुल, पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल, प्रोस्टेट को बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद होगा हमने एक वीडियो किया था इस पे, जब कुछ भी बात समझ ना आए, तो जैसे माँ के पेट में थे, वैसे हाँ अगर हो जाए तो उसमें आप देखिए पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई वही है, प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन का पोज भी वही है, वैसे ही प्रोस्टेट को एग्जामिन करते हैं। और प्रोस्टेट एक एंडोक्रीन फंक्शन है उसका, जैसे ही आप टच करेंगे एंडोक्रीन ग्लैंड्स को, उसके जो भी चीजें वो जो रिलीज करता है वो बढ़ जाती है। तो जी, डॉक्टर पांडे, आपने बेशकीमती जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी डॉक्टर पांडे जो हमारी रसोई में है, अगर उसको भी हम लोग यूज करते हैं तो प्रोस्टेट की ग्लैंड का जो बॉडी के अंदर बड़ा हो रहा है और हमारे सिस्टम को खराब कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको ठीक करती है। कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल है। आप सबसे पहले तो आपको एग्जैक्टली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे और 2 बार भोजन पे आ जाइए। याद रखिए, 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो प्रोस्टेट बढ़ेगा ही, यानी हमें 50 नहीं हमें 55 साल में बढ़ जाएगा, लेकिन भोगी बढ़ेगा बनना ही। होगा। तो आप भोगी जो है, जो आप इस कायनात को भोगने आए हैं, तो 2 बार खाइए। 2 बार योगिक वे ऑफ लिविंग लाइफ है। तो 2 बार आप अगर खाना खाते हैं तो आपका इंसुलिन भी बार बार पैंक्रियास से नहीं निकलेगा, जो मुंह को भी नहीं बढ़ाएगा, मुंह भी श्रिंक कर जाएगा, पेट भी श्रिंक कर जाएगा और प्रोस्टेट भी श्रिंक कर जाएगा। तीसरा, तो आप हाँ, आप आप अपना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम कर दें। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हल्दी और काली मिर्च आप अगर 1 चुटकी डाल लेते हैं, 1 चम्मच हल्दी और पानी में, और नींबू उसमें निचोड़ लेते हैं, आप बहुत ठीक रहेंगे। और अगर ये काम धूप में बैठ के करते हैं तो आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, तो वो भी काफी हेल्पफुल होगा इसके लिए। तो जी, ये ये बहुत आपने सिंपल पूरा उपाय है। सिंपल उपाय है प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए। जाते जाते कोई 2 अक्षर में टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे प्रोस्टेट ठीक करने के लिए? भारत और भारतीयता पे हम अगर वापस आ जाएं तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो होने वाले हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अपनी अपनी पूजा पद्धति पे, जैसे आपके ग्रंथों में लिखा है वैसे आप करते जाएं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। आप देखिए बीमारियां कैसे भागती हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे, आपने पूरे विस्तार के साथ हमें प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गदूद की बीमारी ठीक कैसे होगी, क्यों हो जाती बीमारी, इसके बारे में जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।